नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की। देश में अयोध्या, काशी, मथुरा के बाद अब सवाल और सर्वे की कतार में वो दरगाह है जो न सिर्फ मुस्लिम बल्कि हिंदुओं की आस्था का केंद्र भी है। बड़ी संख्या में हिंदू अजमेर दरगाह पर जाकर मत्था टेकते हैं, चादर चढ़ाते हैं, लेकिन आस्था का यह केंद्र सवालों के घेरे में है। दरअसल यहां संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है और इसे लेकर एक याचिका भी लगाई गई है, जिसे अजमेर सिविल कोर्ट ने स्वीकार भी किया है। अदालत ने इसे सुनने योग्य माना है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है विष्णु गुप्ता, उनकी तरफ से यह याचिका लगाई गई है, जिसके बाद सिविल कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI को नोटिस भेजा है। इस पूरे मामले में अगली सुनवाई तो 20 दिसंबर को होगी, लेकिन अजमेर दरगाह पर मंदिर होने का दावा कितना सही है और क्या यहां ज्ञानवापी की तरह एक तस्वीर नजर आएगी? कौन से ऐसे तथ्य हैं जिसके आधार पर ऐसा दावा किया जा रहा है? इन सब के बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या, जिसमें साफ कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के बाद का स्ट्रक्चर या पहले का स्ट्रक्चर, फिर चाहे वो किसी धर्म का हो, उसमें कहीं से कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। सवाल कई हैं और घेरे में अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अब सर्वे का इंतजार है और एक किताब है जिसको सबूतों का सामने रखकर एक आधार बनाया गया है। इसके हर पहलू पर विस्तार से हम करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, शाहों का शाह तू अली का दुलारा। ये वो पंक्तियां हैं जो करोड़ों लोगों की आज आस्था का केंद्र हैं। न सिर्फ मुस्लिम बल्कि बड़ी संख्या में यहाँ हिंदू भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाने जाते हैं। लेकिन राम मंदिर, काशी, मथुरा के बाद अब अजमेर में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने याचिका लगाकर इसके पुरातत्व सर्वेक्षण की मांग की है। उनका मानना है कि आप अजमेर दरगाह के आसपास घूमेंगे तो देखेंगे कि बुलंद दरवाजे पर हिंदू परंपरा की नक्काशी की गई है। वहीं जहां शिव मंदिर होता है वहां झरना, पेड़ और पानी जरूर होता है। ऐसे में पुरातत्व विभाग से भी अपील की है कि वे यहां जांच करें। अब ये मांग कितनी जायज है या नहीं है, ये विषय कोर्ट के अधीन है और कोर्ट ने इस मामले को सुनने योग्य माना है। लेकिन इसके कुछ अहम पहलू हैं जो जानना बेहद जरूरी है। याचिका में पूर्व जज हरबिलास सारदा की 1911 में लिखी किताब को आधार बनाया गया है। किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला देते हुए दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा होने का दावा किया गया है। गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर होने की बात कही गई है। इमारत में 75 फीट ऊंचे बुलंद दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे के अंश बताए गए। इसमें एक तहखाना या गर्भगृह है जिसमें शिवलिंग बताया गया है। किताब के अनुसार यहाँ ब्राह्मण परिवार पूजा अर्चना करता था। सिविल कोर्ट में 38 पेज की याचिका दाखिल की गई है, जिसमें दरगाह की बनावट और शिव मंदिर के प्रमाण के संबंध में भी सबूत पेश किए गए हैं। याचिका में दरगाह परिसर की ASI से सर्वे कराने की अपील की गई है। मध्य प्रदेश में धार की भोजशाला, बनारस और अन्य जगहों का उदाहरण भी दिया गया है। याचिका में दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और पुरातत्व विभाग को पक्षकार बनाया गया है। आज सभी पक्षों को, जो प्रतिवादी पक्ष थे उन सबको नोटिस जारी हुआ है। हमारी याचिका स्वीकार हुई है और हमारी जो मांग थी वो सभी मांगे मानी गई हैं और जल्द ही नोटिस उनको जारी हुआ है और जल्द ही नोटिस का जवाब भी आएगा। हम चाहते हैं सब लोग जवाब दें। पूरा मामला है संकट मोचन महादेव मंदिर है अजमेर दरगाह, उसको लेके सिविल अदालत में फाइल हुआ मुकदमा। वो लंबे समय 2 महीने से मुकदमा चल रहा है इधर उधर त्रुटि के कारण। अब वो आज उस समय हमें सफलता हुई है, मिली है। माननीय जज साहब ने बहुत लंबे हमारी बातें सुनी हैं और हमारी बातें सुन के अपने भी सवाल जवाब करें कि क्यों याचिका दाखिल होनी चाहिए, क्या साक्ष्य है। वो सभी साक्ष्य हमने माननीय अदालत को समझाए हैं, अदालत की समझ में आई। अदालत ने न्याय सम्मत कानून के अनुसार सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है और अगली तारीख जल्दी आप सब लोगों को पता चलेगा।
अजमेर शरीफ की दरगाह में मंदिर होने का दावा तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर राजनीति भी काफी गर्मा गई है। एक के बाद एक राजनेता और धार्मिक गुरु इस मामले पर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। इन सब के बीच अजमेर दरगाह प्रमुख उत्तराधिकारी और ख्वाजा साहब के वंशज नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि कुछ लोग सस्ती मानसिकता के चलते ऐसी बातें कर रहे हैं। आए दिन हर मस्जिद दरगाह में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। ऐसा कानून आना चाहिए कि इस तरह की बातें ना की जाएं। ये सारे दावे झूठे और निराधार हैं। हरबिलास सारदा की किताब की बात छोड़ दें तो क्या 800 साल पुराने इतिहास को नहीं नकारा जा सकता है? यहाँ हिंदू राजाओं ने अकीकत की है। अंदर जो चांदी का कटहरा है वो जयपुर महाराज का चढ़ाया हुआ है। ये सब झूठी बातें हैं। भारत सरकार में पहले ही 1950 में जस्टिस गुलाम हसन की कमेटी क्लीन चिट दे चुकी है। इसके तहत दरगाह की एक एक इमारत की जांच की जा चुकी है। नसरुद्दीन चिश्ती ने द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद के अलावा किसी भी धार्मिक स्थल में कोई बदलाव या छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ऐसा करना देश की एकता और सहिष्णुता पर खतरा पैदा करेगा। जो एक नई परिपाटी देश में पैदा कर दी गई है, बनाई जा रही है कि आए दिन देखने में आ रहा है कि कभी किसी मस्जिद पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है, कभी किसी दरगाह पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है। ये हमारे समाज के हित में नहीं है, देश के, ये हमारे देश के हित में नहीं है। आज भारत ग्लोबल शक्ति बनने जा रहा है। हम कब तक मंदिर और मस्जिद के विवाद में उलझे रहेंगे? हम हमारे आने वाली जनरेशन को क्या मंदिर और मस्जिद के विवाद देके जाएंगे? ये जो चीप पब्लिसिटी पाने के चक्कर में जो जल्दबाजी में गैर जिम्मेदाराना कदम उठाए थे लोग बाग और ऐसी हरकतें करते हैं जिससे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। जहां तक अजमेर दरगाह का सवाल है, अजमेर दरगाह से हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब जुड़े हुए, सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। अजमेर का इतिहास 850 साल का इतिहास है। इन 850 सालों के अंदर कई राइटर्स, मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम भी गुजरे, उनकी कई किताबें हैं खड़ी नवाज के ऊपर, लेकिन किसी किताब में, किसी बुक में कहीं जिक्र नहीं है कि यहाँ पर मंदिर हो या उसके अवशेष हो। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल खत्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेजों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, यहाँ पर दरगाह नहीं थी, यहाँ पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाकर कोई बोल दे जाकर के नहीं यहाँ पर ये नहीं था, यहाँ पर वो था। कहाँ रुकेगा फिर ये रूल ऑफ लॉ? कहाँ जाएगा? देखिए, हमारे लिए कोई ये नई बात नहीं हुई है। कंप्लीट हो गया सर्वे, उसके बाद 3 दिन बाद फिर आते हैं नारे लगाते हुए। और क्या हुआ आपके सामने? कभी बाबरी मस्जिद, कभी मथुरा, कभी काशी। ये तो 10 साल से हो ही रहा है। ये एक एजेंडा है। करोड़ों इसके अनुयायी हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के हों और ख़ास तौर से मुसलमान। एक किताब के सहारे आप कहीं पे भी कुछ भी तलाश कर लोगे, किताब के सारे कोर्ट उसको मंजूरी भी दे देगी। मोहन भागवत जी कहते हैं कि क्या हर मस्जिदों के नीचे आप शिवलिंग तलाश करोगे? तो ये तो जो है देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। अजमेर में कोर्ट ने आदेश दिया है सर्वे का। हमारा काम है, किसी हिंदू ने अगर याचिका दायर की और कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना
बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए इनसे कोई मतलब नहीं, सत्ता में बने रहें बस। सर, सत्ता के सवाल पर अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जिस तरीके से अधिकारियों पर दबाव डालकर चुनाव जीता गया है वो पूरी तरीके से अनैतिक है। अब कोई डेमोक्रेसी बची नहीं भाई। जो सत्ता पे बैठे हुए लोग वो लोग हैं जो देश को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं, और जिस तरह की जो ये देखने को मिल रही हैं घटनाएं, कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते हैं कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारे बच्चों को आरक्षण मिले, हमारी महंगाई कम हो। तो मैं समझती हूँ लगातार इस सरकार की एक ही वन पॉइंटेडनेस में काम कर रहे हैं कि कैसे लोगों का ध्यान भटकाया जाए जो मेन इश्यूज हैं आज की तारीख में। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आगे कोर्ट का क्या फैसला होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस दरगाह की कहानी बेहद दिलचस्प है। 89 साल की उम्र में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने खुद को घर के अंदर बंद कर लिया। उनसे जो भी मिलने आता वो मिलने से इनकार कर देते। एक दिन नमाज अदा करते करते वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उनके चाहने वालों ने उस स्थान पर उन्हें दफना दिया और कब्र बना दी। पर्शिया फारस से आए सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की समाधि यहीं पर है। ख्वाजा साहब की धर्मनिरपेक्ष शिक्षाओं के कारण ही इस दरगाह के द्वार सभी धर्मों जातियों के लिए खुले हुए हैं। अब सबूत के आधार पर अदालत में एक किताब को रखा गया है। उसके सभी पहलुओं को अदालत किस तरह से समझती है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 क्या यहाँ लागू होगा, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो अजमेर दरगाह पर कोहराम है और अब अदालत से कहना चाहिए कि जो एक सर्वेक्षण होना है, जो एक फरमान जारी हुआ है, उसका इंतजार हो रहा है। एक किताब को आधार बनाया गया है सबूतों के लिए। 2-3 सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं इस चर्चा के। पहला तो ये कि 800 साल पुरानी जो बात है, एक इतिहास जो कहता है, क्या आज के वक्त में उस पर सवाल उठाना जायज़ होगा? पहली बात। दूसरी चीज़, ये सिर्फ मुस्लिमों के नहीं, मुझे लगता है देश भर में जितने भी लोग हैं, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग वहाँ मत्था टेकते हैं, चादर चढ़ाते हैं। और मुझे लगता है सब लोग जिन्होंने इस दरगाह के बारे में जाना सुना है, उसके इतिहास को उठाकर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मांगी गई मन्नत और दुआ हमेशा कबूल भी होती है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को आप देख लीजिए, ऐसे ही थोड़ी ना ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, ये जो पंक्तियाँ हैं ऐसे ही नहीं। आप फिल्मी जगत में भी चले जाइए तो वहाँ भी ऐसे ही इन पंक्तियों का इस्तेमाल नहीं हुआ। बड़े बड़े मुझे लगता है अभिनेता हैं, वो तमाम लोग जाते हैं। तो जब किसी का इतिहास आता है, उसके बारे में बताया जाता है, तो मुझे लगता है आज इतने वक्त बाद उस पर सवाल उठाना कितना जायज़ है। लेकिन क्योंकि याचिका लगाई गई है, कोर्ट तक ये पूरा विषय पहुंचा है, तो अब ये कोर्ट को देखना है कि जिस किताब का जिक्र किया जा रहा है उसके पहलू को ध्यान में रखते हुए क्या आगे इस पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। 2 बातें महत्वपूर्ण है। तीसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु इस चर्चा का यह भी होगा कि 1950 में जस्टिस गुलाम हसन की कमेटी क्लीन चिट दे चुकी है भारत सरकार में पहले ही। अब उस वक्त की बात को यदि आज कंपेयर करें, उस वक्त भी इमारत की हर एक चीज का सर्वे हुआ था और सब कुछ क्लीन चिट थी, तो फिर आज ये सवाल क्यों? ये वो पहलू है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। और इस चर्चा पर मैं जाऊंगी। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विकास बराट हमारे साथ जुड़े हैं। विकास जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे प्रियदर्शी भटनागर। प्रियदर्शी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हिंदू धर्मगुरु हैं योगी मनीष विजयवर्गीय। योगी मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अध्यक्ष हैं सूफी खानकाह एसोसिएशन के सूफी कौसर मजीदी। सूफी कौसर मजीदी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इतिहासकार हैं राजकिशोर राजे। राजकिशोर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राजकिशोर जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ राजकिशोर जी, 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। बहुत जल्दी से अपना सवाल करूंगी और बहुत जल्दी से सबकी प्रतिक्रिया पॉइंट टू पॉइंट आएगी, तो मुझे लगता है एक अच्छा कंक्लूजन निकलेगा। एक महत्वपूर्ण सवाल, 800 साल के इतिहास को आज निकालना या उस पर सवाल उठाना, और मुझे लगता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सवाल उठाना,
कहां तक जायज है, पहली बात। दूसरी चीज ये कि एक जिक्र किया गया है, एक किताब का जो जिक्र किया जा रहा है जो पूर्व जज के द्वारा लिखी गई, जो हरबिलास सारदा ने 1911 में लिखी, उसको सबूत बनाकर एक सामने रखा जा रहा है और उसमें सारे पहलू रखे गए हैं कि उस किताब में क्या क्या जिक्र था, जो हमने अपनी रिपोर्ट में बताया। तीसरी मुख्य बात मैं आपसे पूछूंगी कि भारत सरकार 1950 में जस्टिस गुलाम हसन कमेटी इसको क्लीन चिट दे चुकी है, एक एक दरगाह की इमारत की जांच हो चुकी थी, क्लीन चिट हो चुकी थी, तो फिर आज इस पर फिर से सवाल उठना, और जिस तरीके से कोर्ट भी इस विषय को सुनने के लिए अपनी सहमति दे चुका है, सर्वेक्षण की बात हो चुकी है, बस तारीख का इंतजार है, क्या है इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले इस जगह का निर्माण जो है इल्तुतमिश के समय में 1228 में किया गया, जो उसने अधिकार किया। उसके बाद इस स्थान का विकास, हम दरगाह बोल रहे हैं, उसका विकास हुमायूं ने करवाया था अपने समय में, और उसके बाद उससे पहले मोहम्मद तुगलक वहाँ जा चुका था। बहरहाल ये जो है जब बनी और सन 50 में जो इसका सर्वेक्षण हुआ, उस समय इतने साधन नहीं थे, इतने संसाधन नहीं थे कि जाना जा सके कि उस समय जितने साधन थे वो कम थे। आज जो है ज्यादा उन्नति हो चुकी है और सही किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है। इसमें निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए दो ही साधन है, नंबर 1 सर्वे, नंबर 2 कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग से पता लग जाएगा किस समय का है और उस समय दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोई बीमारी नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, लेकिन एक बात जो आपने अभी कही थी, हालांकि आपकी आवाज बहुत कम आ रही थी, मैं बहुत ज्यादा क्लियर आपको नहीं सुन पाई हूं, लेकिन ये बात आप सच कह रहे हैं कि सर्वे होगा, तमाम चीजें होंगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगी, लेकिन ये पहलू भी देखना पड़ेगा राजकिशोर जी, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, कहा जाता है कि यहाँ की मांगी गई दुआ मन्नत कबूल जरूर होती है, बड़े से बड़े दिग्गज अभिनेता यहाँ खुद चादर चढ़ाते हैं, तो आज उस जगह पे सवाल उठा देना ये कहाँ तक जायज है? नहीं, किसी वीआईपी के आने का कोई अर्थ नहीं होता है। अगर कोई वीआईपी कहीं का आता है तो हम उसको सही मान लें और नहीं आता है तो सही ना माने, ये तो गलत है। देखना ये चाहिए कि हकीकत है क्या और वो किस तरह से सामने आ सकती है, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, और उसके लिए जो है कार्बन डेटिंग सर्वे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो की जानी चाहिए, जिसका अभी तक किसी ने सवाल नहीं उठाया। ठीक है, मतलब आपको भी लगता है एक सर्वेक्षण होना बहुत जरूरी है और तभी पूरी तस्वीर इसकी साफ हो पाएगी। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। योगी मनीष विजयवर्गीय जी, मुझे सुन पा रहे हैं? योगी मनीष विजयवर्गीय जी, म्यूट किया आपने, अनम्यूट कीजिएगा। जी हाँ, अब बोलिएगा। सबसे पहले तो इस पूरे विषय पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, सत्य सदैव शाश्वत होता है और स्वीकार्य होना चाहिए, और रिसर्च हमेशा चीजों के ऊपर होती है सत्य को आगे लाने के लिए, उसको प्रत्यक्ष करने के लिए। यदि ये विषय कहीं पर आया है और कहीं इसके आधार के ऊपर ये माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया है, तो मुझे लगता है इसका स्वागत होना चाहिए, और निश्चित रूप से हर सत्य के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। ये पर्टिकुलरली किसी धर्म का विरोध के रूप में इसको ना देखकर, और ये एक सत्य के प्रतिष्ठा के रूप में देना चाहिए। मुझे लगता है इसका स्वागत सबको मिलकर करना चाहिए। यदि कोई हमको माननीय न्यायालय को जो तथ्यों के आधार के ऊपर जो आएगा, उसके लिए निश्चित रूप से सत्य को, सनातन धर्म ये है कि हम सभी वसुधैव कुटुंबकम, तो कहीं पर भी इसको भेद ना मानकर, किसी का विरोध ना मानकर, इसको सत्य की प्रतिष्ठा के लिए सबको मिलकर इसका सहयोग करना चाहिए और इसके आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन योगी मनीष जी, एक बड़ा सवाल है, यहाँ इतने वक्त बाद 800 साल के इतिहास को आज हम निकाल रहे हैं, उस पर सवाल उठा रहे हैं, उसकी सारी चीजों को स्वीकारते तो सब लोग हैं। मुझे लगता है धार्मिक आस्था का केंद्र सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं है, बाकी लोगों के लिए भी है, तो क्या ये प्रश्न उठाना जायज है? देखिए, कोर्ट के अधीन मामला है, कोई एक ऐसी टिप्पणी हम नहीं करना चाहते और करना भी नहीं चाहिए, कोर्ट का निर्णय होगा, लेकिन जिस किताब का जिक्र किया जा रहा है, जो पॉइंट रखे जा रहे हैं, जो खुद उनके वंशज हैं नसरुद्दीन चिश्ती, वो जो बातें रख रहे हैं, उस पहलुओं को भी तो देखना होगा। या सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि सर्वेक्षण कराया जाए तभी सब चीजें सामने आएंगी? नहीं, निश्चित रूप से ये सनातन का देश है, भारत का संविधान है जो सबको समान अधिकार और सम्मान देता है, और ये देता आया है, और यही हमारी खूबसूरती है। परंतु यदि कोई सत्य सामने आता है
तो निश्चित रूप से उसको, यह भाईचारे की बात एक तरफा नहीं होती है। भाईचारे का मतलब ये है कि हम उसको समझें और उस चीज को, यदि कोई चीज है, यदि कोई चीज हमारी, मान लीजिए किसी की कोई डॉक्यूमेंट कहीं गुम गया, उसको कहीं बाद में पता पड़ता है कि हाँ ये चीज सामने सत्य आ रहा है, तो उसको क्यों नहीं स्वीकार करना चाहिए। और सभी कहीं ना कहीं सामाजिक सद्भावना समरसता यही है कि हम सबकी आस्थाओं के ऊपर ख्याल रखें। तो इसकी कोई तरीका ऐसा निश्चित रूप से यदि कोर्ट में गया है और यदि ऐसी चीजें आती है, तो हमेशा पहले भी ये भारत का इतिहास अभी तो रहा है कि सम्मानपूर्ण तरीके से चीजें आगे बढ़ी हैं। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा विषय आया हो, तब भी देखिए देश ने किस प्रकार से उसको स्वीकार किया है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस बार भी ये कोई, ठीक है अभी कुछ चर्चा चल रही है, लेकिन चीजें आगे बढ़ेगी तो मुझे उम्मीद है कि हमारा सभी मिलकर, चाहे वो मुस्लिम समाज के भी हमारे भाई हो, वो निश्चित रूप से इसको स्वीकार करेंगे और इसको ये चीजें आगे बढ़ेगी। तो उसके लिए कहाँ दिक्कत है। यदि कोई विषय आया है तो उसके ऊपर उसका चिंतन होना चाहिए, उसका सर्वेक्षण होना चाहिए। निश्चित रूप से ये यही सनातन है, यही धर्म है, यही सत्य है। ठीक है, चलिए सूफी कौसर मजीदी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? कौसर मजीदी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन रहा हूं जी, बताएं। आपकी सबसे पहले प्रतिक्रिया एक छोटे से सवाल के साथ। ये पूरा विषय जो आया, आज सर्वेक्षण की बात हो रही है, उस दरगाह पर सवाल उठ रहे हैं या उसे सवालों के घेरे में रखा गया है, जो मुझे लगता है एक लंबा वक्त हो चुका है उसे जानते समझते हुए, और हम सब जितने लोग यहाँ हैं और पूरा देश, करोड़ों जनता, वो आस्था का केंद्र है, ये सबको पता है। लेकिन ये जो बात निकल कर आ रही है, और एक पहलू ये दिया जा रहा है कि मुद्दों से भटकाने का प्रयास है, दूसरा पहलू ये है कि लगातार इस तरह की चीजों को लाने से एक, कहते हैं ना कि एक अच्छी बात नहीं है, कुछ भड़काने का प्रयास है। क्या यही मानते हैं या वाकई आप इस चीज का समर्थन करते हैं कि हाँ यदि कोई बात आई है तो उसका सर्वेक्षण होना चाहिए? धन्यवाद राखी जी। और मैं ये समझता हूं कि मुझे अपनी बात कहने का पूरा अवसर बिना रोक टोक के मिलेगा, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि स्वदेश न्यूज चैनल जो है ये भारत का एकमात्र ऐसा चैनल है जो वास्तविक चीजों को सामने लाता है और जो निरपेक्ष तरीके से सारी चीजों को सामने रखता है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये 1911 की पुस्तक के, हरविलास शारदा की पुस्तक के कुछ पन्नों के आधार पर जिस तरह से कुछ पन्नों की याचिका दाखिल हुई है, उस याचिका के आधार ने तो एक बहुत बड़े आधार को हिला दिया है। वो आधार जो भारत के मुसलमानों को पूरी दुनिया के मुसलमानों से अलग करता है, आज उस आधार को ही गिरा दिया गया है। देखिए, ये एक छोटी सी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, जहां पर बात रही सर्वेक्षण की बात, तो हम ये मान सकते हैं कि यदि कोई मस्जिद हो तो किसी मस्जिद में कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता है, लेकिन ख्वाजा साहब की दरगाह के जिन जिन स्थानों का जिक्र किया जा रहा है, उन सारे स्थानों पर किसी भी गैर मुस्लिम को जाने पर पिछले 800 सालों से कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ तक कि जिस गर्भगृह की और जिस तहखाने की बात की जा रही है, वो इस्लामी महीने, जो इस्लामी पहला महीना मुहर्रम है, मुहर्रम की 6 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक वो जगह खोल दी जाती है, जिसको बाबा फरीद का चिल्ला कहा जाता है। उस जगह पर सभी लोगों को जाने की इजाजत है, सारे धर्म के लोगों को जाने की इजाजत है। पिछले 800 सालों में उस जगह पर किसी को वो चीज नहीं दिखाई दी, आज हरविलास शारदा की किताब में नजर आ गई। देखिए राखी जी, मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं कि ये जो बात की जा रही है, जिस तरीके से मंदिर होने की बात की जा रही है, और इसने तो प्रश्न चिन्ह, इस बात ने तो प्रश्न चिन्ह उन सूफी परंपराओं पर लगा दिया, उन सूफी संतों पर लगा दिया कि जिन सूफी संतों ने, हजरत महबूब इलाही जैसे सूफी संत, हजरत मलिक मोहम्मद जैसे सूफी संत, जिन्होंने कभी ये कहा था कि सरग नखत तन रोवा तेते बिदना के मारग है जेते, वो सूफी संत जो अपनी दरगाहों पर दिवाली के दिए जलाते हैं, जो अपनी दरगाहों पर होली के त्योहार मनाते हैं, और तमाम कट्टरपंथियों के फतवे पिछले कई सालों से, 100 सालों से आज तक झेलते चले आ रहे हैं, उन सब की को जो ये शिक्षा मिली है, वो इसी अजमेर शरीफ की दरगाह से शिक्षा मिली है। तो क्या ये सारे बुजुर्ग, ये जितने भी सूफी संत गुजरे हैं, क्या किसी मंदिर को दरगाह मानते थे? आज एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गया है, और इसके पीछे निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेंसी है, क्योंकि यही एक विचारधारा है, जो सूफी विचारधारा, जो भारत के हिंदू और मुसलमानों के बीच में सेतु का काम करती है, जिसको गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है। इसी तहजीब पर यह जानबूझ करके हमला किया गया है। इसके पीछे एक बड़ी साजिश है, कॉन्स्पिरेंसी है, देश को तोड़ने की, देश की एकता को तोड़ने की। मैं
आपके चैनल के माध्यम से इस देश के तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जिस तरीके से कानूनी तरीके से ये जो मामला सामने आया है, इस देश के जितने भी लोग हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह में आस्था रखते हैं, उन सारे लोगों को चाहिए कि वो किसी भी तरीके से संभल जैसा या कोई ऐसी चीज ना करते हुए शांतिपूर्वक कानूनी तरीके से अपनी चाराजोई करें कि अगर किसी व्यक्ति को सिविल कानून में मुकदमा दाखिल करने का अधिकार है तो हर जायरीन को सीपीसी के ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत पार्टी बनने का अधिकार है। तमाम जायरीन जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर जियारत करने जाते हैं वो अजमेर शरीफ की जिले की अदालत में जा करके वो भी पार्टी बने और अपना पक्ष रखें कानूनी तरीके से अपनी बात को रखते हुए। और हमारे बुजुर्गों ने जो तालीम दी है, इन सूफी संतों ने जो तालीम दी है कि हमको हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद के साथ इस मुल्क को मजबूत रखना है, तो आज ये हमारे लिए इम्तिहान का मौका है कि हमारे बुजुर्गों के जो मरकज हैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, जिस तरीके से उनके मुकद्दस आस्थाने पर कट्टरपंथी और शक्तियां जो मुल्क को तोड़ देना चाहती हैं वो ये साजिश कर रही हैं, उस साजिश का हमको मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ और प्यार के साथ जवाब देना चाहिए। और रही बात सर्वेक्षण की, तो वहां पर तो सभी लोग जाते हैं और जा रहे हैं, जिसको सर्वेक्षण करना है तमाम तरीके से सर्वेक्षण करे जा करके, और सर्वेक्षण न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, सभी लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए, एक बात आपकी बहुत पॉजिटिव थी कि यदि कोई बात आई है और न्यायालय के अधीन है और यदि सर्वेक्षण होना चाहिए तो मुझे लगता है उस पर कोई विरोध जैसी ऐसी बात नहीं है। आपकी अपील भी बहुत अच्छी थी, सब लोगों को इसको सोचना होगा। लेकिन ये मामला आया क्यों, कहां से आया, इसके राजनीतिक रूप से जो पहलू आ रहे हैं उसको भी समझने की जरूरत है। विकास जी, मुझे सुन पा रहे हैं? विकास जी, ऐसा कहा जा रहा है कि एक प्रोपेगेंडा है इसके पीछे कहीं ना कहीं, बार बार इस तरह की चीजों को लाना, बार बार उन जगह पर सवाल उठाना, बार बार ऐसी चीजों को टारगेट करना। असदुद्दीन ओवैसी को ले लीजिए या बाकी लोगों की प्रतिक्रिया जो है वो ऐसे ही आ रही है कि क्या और विषय से भटकाने का ये प्रयास है। देखिए, राम मंदिर हो गया, उसके बाद मथुरा हो गया, काशी हो गया, तमाम चीजें हमने देखी हैं, अब हम अजमेर पर आ गए हैं। तो ये एक पॉइंट है कि ये जायज है या नहीं है। जो चीज है जिसके प्रमाण बाहर से ही दिख जाते हैं, देखिए वहां तो मुझे लगता है कहां सर्वेक्षण, जो चीज सामने सबूत के तौर पर है उसको तो माना जाएगा। लेकिन ये विषय जो आया है अजमेर को लेकर, 800 साल के इतिहास को आज लेकर बैठे हैं और ऐसी जगह पे जिसको सोचने से पहले भी बहुत सारे पहलुओं को समझना पड़ेगा। और सबूत क्या, सिर्फ महज एक किताब? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी अभी जो आप ये कह रहे थे कि सबूत सिर्फ एक किताब, और ये आज अचानक जो है ये मेरे साथी जो कह रहे थे कि षड्यंत्र के रूप में ये चीजें सामने आ रही है। सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि षड्यंत्र के तौर पे नहीं आ रही है चीजें सामने, इसलिए अब आ रही हैं क्योंकि जब का ये जिस घटना की ये बात कर रहे हैं 800 साल पहले, तब से लेके और देश की आजादी जब की अंग्रेज नहीं आ गए थे उससे पहले तक मुगलों का शासन रहा। तो स्वाभाविक बात है कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो उनके खिलाफ आवाज उठाए। फिर अंग्रेजों का शासन रहा, जिन अंग्रेजों ने भी भारतीयों के हितों के लिए कोई बात करने को मुनासिब नहीं समझा। और उसके बाद जो है वो सरकार किस पार्टी की रही कि उसमें कभी भी किसी प्रकार की पिटीशन जाहिर नहीं हुई। और मैं तो आपको बताता हूँ, अभी कुछ ही सालों पहले तक देख लीजिए ना, उदयपुर के अंदर महज एक स्टेटस का समर्थन कर देने के ऊपर सर तन से जुदा कर दिया गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि आज एक ऐसी सरकार भारत के अंदर है जो हर व्यक्ति के हित को, हर व्यक्ति की बात को सुनने के लिए और उसके हक का न्याय उसको दिलवाने के लिए समर्पित है। तो महाराज, ये षड्यंत्र नहीं है, ये लोगों को ये महसूस होता है कि हाँ, आज अगर उनकी आस्था के साथ उठाना, चाहे 800 साल पहले हुआ हो चाहे 8000 साल पहले हुआ हो, अगर गलत हुआ है तो उसका न्याय उसको मिल सकता है। ये भावना लोगों के बीच में है। अब वो हुआ कि नहीं हुआ ये तय करना तो कोर्ट का काम है। दूसरा, आप कह रही है कि एक किताब आधार है, एक किताब आधार है कि नहीं, उसके ऊपर सिर्फ सुनवाई हो रही है। सर्वे अगर करवाया जाता है न्यायालय के द्वारा तो सर्वे में पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। तो अगर वहां पर कोई सबूत मिलते हैं तो मैं मानता हूं दोनों पक्षों को तैयार रहना चाहिए उस चीज को मानने के लिए भी, और अगर किसी प्रकार के सबूत नहीं भी मिलते हैं तो मैं मानता हूं दोनों पक्षों को उसे भी उसी प्रकार से स्वीकार करना चाहिए। तीसरा, जो भी ये महानुभाव कह रहे थे संभल जैसा कुछ नहीं करना है, मुझे अफसोस की बात है, मतलब ये संभल का नाम कैसे लिया इन्होंने इस बात के ऊपर? अरे भैया, संभल जैसा, संभल का उल्लेख ही क्यों कर रहे हो? और संभल जैसा बिल्कुल नहीं होगा। संभल में भी जिन्होंने किया वो जो है उनके आने वाली पुश्तें नहीं भूल पाएंगी। संभल में जिन्होंने किया है उनका क्या हश्र हो रहा है ये याद किया जाएगा। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह देता हूं कि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भजन लाल जी की सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए
जरूरी जो भी बन पाएगा वो किया जाएगा। अगर न्यायालय किसी भी प्रकार का आदेश देता है, उसके रास्ते में कोई रुकावट बनने का प्रयास करेगा तो उसको माकूल जवाब दिया जाएगा। कोई किसी प्रकार के बुलावे में ना रहे। यहाँ पर 1% भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और जिनके मन में है ना संभल जैसा ना करे, मैं आपको यहाँ बिल्कुल आपको सिरे से कह देना चाहता हूँ कि कोई ऐसा हिमाकत नहीं कर पाएगा। ये राजस्थान की भजन लाल जी की सरकार है। यहाँ न्यायालय के आदेशों को पूर्णतया उनको अमली जामा पहनाने के लिए जो भी बन पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो भी बन पड़ेगा, उसके लिए हम मुस्तैद हैं। तीसरी बात, आप मुझे बताइए, अगर किसी व्यक्ति, दूसरी बात आप कह रहे हैं कि वो जगह बड़ी ऐसी है, वहां बॉलीवुड सेलिब्रिटी जाते हैं। अरे तो भैया जगह चमत्कारी है, ये कौन मना कर रहा है चमत्कारी है कि नहीं है? लेकिन वो चमत्कार किस वजह से है, यही तो उनका प्रश्न है। वो कह रहे हैं कि वहां पर शंकर भगवान का मंदिर रहा है, आप कह रहे हो वहां बाबा की दरगाह रही है। तो मैं तो कहता हूं कि ऐसे सवालों का जवाब न्याय के दायरे में अगर मिल जाए तो उससे किसी को आपत्ति क्या है? ठीक है, मैं थोड़ा सा रोक के विकास जी एक प्रश्न करना चाहती हूँ। एक छोटा सा प्रश्न मेरा भी ये प्रश्न है और बाकी लोगों का भी प्रश्न था। राजनीतिक रूप से जो प्रतिक्रियाएं हमने इस पूरी रिपोर्ट में सुनी है, आज सबने ये सवाल उठाया। एक एग्जाम्पल असदुद्दीन ओवैसी का ही देती हूँ। एक एग्जाम्पल जो हमारे साथ इस रिपोर्ट में जुड़े हुए थे, उनका नाम सैयद सरवर चिश्ती, उन्होंने भी, वो सचिव हैं क्योंकि उन्होंने भी अपनी बात रखी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो भी तो चादर चढ़वाते हैं, तो क्या वो ये सोचते हैं कि शिव जी के लिए जा रहे हैं या बाबा के लिए जा रहे हैं? सॉरी, मेरे प्रश्न को अदरवाइज मत लीजिएगा, आपने ये बात बोली इसलिए मुझे उन लोगों का पक्ष रख के सवाल पूछना पड़ेगा। आस्था का केंद्र है, किसके लिए चादर चढ़वा रहे हैं? बाबा के लिए, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है उनके लिए, या शिव जी के लिए? पिछले कई सालों से वहां पर एक समाज विशेष का धार्मिक स्थल है। नरेंद्र मोदी जी वहां चादर इसलिए चढ़वा रहे हैं क्योंकि लाखों लोग वहां पर एक समुदाय के आस्था रखते हैं। और हम जो लोग नरेंद्र मोदी जी को ये कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो धर्म की राजनीति करते हैं, उनके मुंह पर ये करारा तमाचा है, आप ही लोगों के मुंह से निकल रहा है। हम इसलिए वो नरेंद्र मोदी जी वहां चादर भेजते हैं क्योंकि लाखों लोगों की आस्था वहां जुड़ी है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने ये पिटीशन दायर नहीं करी है, ना ही हमें ये पता है कि वहां पर क्या था क्या नहीं था, ना हम इसके अंदर पक्षकार हैं। मैं तो आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं कि किसी समाज विशेष, धर्म विशेष के व्यक्ति ने अगर एक, अच्छा दूसरी बात, उस किताब की आप बात कर रहे हो तो किताब लिखने वाले एक जज थे, आप उनकी बात को मैं कह रहा हूं, इसमें हर्ज क्या है? आप एक बात बताइए, आप मुझे कह रहे हैं। अच्छा दूसरी बात, इस चीज पे सवाल जब उठना चाहिए जब भारत में ऐसा एक भी उदाहरण हुआ ही नहीं। अरे भैया, मुगल शासकों के इतिहास को पढ़ोगे तो सैकड़ों उदाहरण है जहां मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई है। इसमें नई बात कोई है, विशेष है नहीं। तो मैं कह रहा हूं जब ऐसा सवाल कोई उठाता है तो उसका दूध का दूध और पानी का होने दीजिए ना। और हम तो सरकार की तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से हम तो ये कहना चाहते हैं कि अगर दोनों पक्ष आपस में बात को सुलझा लेते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और अगर वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो मैं आपके माध्यम से ये कह देना चाहता हूं कि जो भी निर्णय कोर्ट का होगा उस निर्णय को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को निभाने में हम 1% भी हिचक नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्योंकि समय बड़ी तेजी से चल रहा है, आज वक्त बहुत कम मिला है, बहुत ज्यादा सवाल मैं नहीं करूंगी, लेकिन संबल पे आपने एक बात कही थी तो मैं आपको एक बात कहना चाहती हूं। संबल का जिक्र उन्होंने इसलिए किया क्योंकि यहां भी सर्वेक्षण की बात थी, तमाम चीजें आई, जो हुआ, जो दोषी हैं उनको बिल्कुल उस पर सरकार काम कर रही है। मैं ये नहीं कह रही कि उसके लिए सरकार काम नहीं कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी अभी देर शाम फटकार लगाई है। उन्होंने तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डीजीपी को हम एक ऐसा फरमान जारी करेंगे, एक ऐसा ऑर्डर देंगे कि डीजीपी कभी भूल नहीं पाएंगे। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि इसके पीछे के, जब न्यायालय में मामला जाता है ना, तो वहां की फटकार तो फिर एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है, वो किसी की भी सरकार हो। मैं किसी एक पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं कर रही। और संबल को तो हम इसलिए भी बीच में नहीं ला रहे हैं कि इसे हम अभी कंपेयर ना ही करें तो बहुत बेहतर होगा। प्रियदर्शी जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी प्रियदर्शी जी, आपकी सबसे पहले प्रतिक्रिया। जी देखिए, भारत के संविधान में और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। सीपीसी के दायरे के अंदर ये दावा पेश किया गया है, लेकिन ये भी इस दावे की बिल्कुल प्रारंभिक स्टेज है। इतना भारतीय जनता पार्टी को उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी तो जिनको लोगों को पक्षकार बनाया गया है उनके जवाब भी नहीं आए हैं। अभी ये एक पक्षीय कार्रवाई है। एक पक्षीय कार्रवाई पे किसी निष्कर्ष में नहीं पहुंचा जा सकता है। अभी जिन्हों को नोटिस जारी होंगे वो अपनी बात रखेंगे, अपनी बात के समर्थन में साक्ष्य रखेंगे। उसके साथ साथ में एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, जैसा आपके चैनल पे भी बताया गया है, मैंने देखो आपको डिस्टर्ब नहीं किया,
मैंने आपकी बात पूरी इत्मीनान से सुनी है। आपका मौका आएगा तब आप बोलिएगा। आप मेरा टाइम बर्बाद ना कीजिएगा। आपको समय आएगा तब बोलिएगा। ठीक है विकास जी, प्लीज एक सेकंड, थोड़ा सा वो अपनी बात रख ले फिर बोलिए। अभी जैसे आपके चैनल ने बताया, गरीब नवाज साहब के वंशज और उत्तराधिकारी दीवान साहब और उन लोगों के द्वारा अपना स्टेटमेंट दिया गया है। उसके साथ साथ में यहाँ पर 800 साल से जो पुजारी हैं, जो खादिम हैं, उनकी भी संस्था है। तो ऐसा मानना है कि गरीब नवाज साहब के जो वंशज है उनको भी, और जो वहां के पुजारी है खादिम, उनको भी पक्षकार बनाना चाहिए था, जो 800 साल वहां पर हैं, ताकि अच्छी तरीके से वहां पर पक्ष आ जाए, सारी साक्ष्य सामने आ जाए। अब ये कानून के दायरे में बात है। कानून को एक तरफ तो बात करते हैं कानून की, दूसरी तरफ बात करते हैं धमकी की। आज आप देख लीजिए, प्रियदर्शी जी आवाज ठीक से नहीं आ रही आपकी। मैं जवाब दे दूं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई जब से इस तरीके के काम, लेकिन मैं ऐसी बात नहीं करता। मैं उसके साथ साथ में आपको एक चीज और का हवाला देना चाहता हूं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी अजमेर की दरगाह पर चादर इसलिए पेश करते हैं, हर साल पेश करते हैं वो उर्स के अंदर, और बीजेपी के बड़े बड़े नेता आते हैं वहां पर। जब चादर पेश करते हैं इसलिए पेश करते हैं, वहां पर बहुत सारे लाखों लोगों की आस्था है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आज देश इनसे पूछता है क्या नरेंद्र मोदी जी की आस्था है? वो अपनी आस्था से बेचते हैं या अपनी आस्था के बिना बेचते हैं? सबसे पहली चीज तो इनको ये साबित करना चाहिए, जिससे इनका असली चेहरा जनता के सामने आ जाएगा कि वो किसके आस्था से बेचते हैं। दूसरी चीज, ये बात कर रहे हैं संबल की। संबल का जो मैंने जहां तक सुना, उन्होंने इस लिहाज से कहा था, जिसको मैं बड़ी आपकी तारीफ करता हूं आपके चैनल की। मैंने अभी तक आपकी डिबेट सुनी, आपको 100% अभी तक की जो डिबेट हुई है वो बिल्कुल निष्पक्ष हुई है। मैं इस चीज का समर्थन करता हूं। आपने इस बात का भी समर्थन किया कि संबल का नाम सिर्फ इसलिए आया था कि उन्होंने ये कहा था कि यहां पर हम लोग भाईचारे के साथ में रहना चाहते हैं। संबल जैसे हालात पैदा नहीं हुए। उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? पुश्ते याद रखेंगी, उसके सब कुछ याद रखेंगे, कानून पे आपका एक अधिकार नहीं है। बस, और अब इसके बाद संबल का जिक्र नहीं करेंगे। हम एक ऐसी दरगाह के बारे में बात कर रहे हैं जिस पर लाखों नहीं करोड़ों लोगों की आस्था है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों के आना जरूरी है। आज माहौल जो खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके पीछे प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की भूमिका भी संदिग्ध है। इस प्रकरण में भी बैकबोन के रूप में भारतीय जनता पार्टी अपना मुखौटा लेके जनता में खड़ी है, लेकिन इस पे ज्यादा ना मैं ये प्रियदर्शी जी, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी ने याचिका नहीं लगाई है। हम ये समझ लें पहले, वो यही बात कह रहे हैं। वो अपना पक्ष रख सकते हैं क्योंकि आरोप इस तरह का आया कि जब से सरकार आई तब से ही क्यों हम सारी मस्जिदों के नीचे शिवलिंग ढूंढने जा रहे हैं। ये बात सच है। मोहन भागवत जी भी इस चीज को बोल चुके हैं, और भी विषय बात करने के लिए सबके स्टेटमेंट है, तो उसे समझने की जरूरत है। आरोप प्रत्यारोप वाली बात नहीं है। मैं 1 मिनट समय दे रही हूँ। एक सेकेंड विकास जी, 1 सेकंड रुकिएगा। आरपी श्रीवास्तव जी की प्रतिक्रिया आ जाती है बहुत जल्दी से। सभी लोग क्योंकि एक बार बोल चुके हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, बस प्रतिक्रिया में सवाल इसलिए नहीं ले रही हूँ कि बाकी मेहमान बहुत समय तेजी से बढ़ रहा है। देखिए राखी जी, जो बात हम सुन रहे थे, जो हमारे पैनलिस्ट भी बोल रहे थे, इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि सर्वेक्षण को लेकर के किसी को भी कोई एतराज नहीं है। अदालत निश्चित रूप से सच जानना चाहती है तो वो इनको जो है सर्वेक्षण के लिए जरूर भेज सकती है। आपने जो है उसके पहले 1950 का भी हवाला दिया, और हमारे जो है इतिहासकार ने कहा कि उस समय उतने ज़्यादा संसाधन नहीं थे कि सही तथ्य सामने आए, तो तथ्य आने से कोई इनकार नहीं कर रहा। रही बात है कि ये जो 800 साल पुरानी जो दरगाह है और आज जो परिस्थितियां हैं और जो देश में आज की डेट में जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, जब भी कोई इस तरह का सर्वेक्षण आता है, चाहे भले अदालत दे, उसकी पक्षकार जो है राजनीतिक दल हो जाते हैं, जो अभी आपने देखा होगा। तो इन दलों को भी समझना चाहिए कि देश का माहौल और सौहार्द बनाने की पूरी कोशिश होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अक्सर वो आकर के राजनीतिक मामला बन जाता है। जिस किताब का हवाला दे करके कोर्ट में पेश किया गया है, जिस किताब को हवाला दे करके कोर्ट ने आदेश किया है, कोर्ट का काम ही है कि जो है इस मामले की जांच पड़ताल करे, और शायद कोर्ट ने भेजा। अब रही बात है कि ये इस सर्वेक्षण का जो भी जवाब आता है या जिनको पार्टी बनाएगा वो जवाब देते हैं अदालत में, उसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है, क्या होना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। आने वाले समय में देखना होगा कि अदालत इसको किस तरह से लेती है। क्या सर्वेक्षण एएसआई द्वारा कराया जाएगा,
यदि कराया जाएगा उसके नीचे जो तथ्य आएंगे वो सबके सामने आएंगे और निश्चित रूप से तथ्य आना भी चाहिए। लेकिन एक और भी सवाल है कि जो आज तक इतने 800 सालों में जिस दरगाह पर लाखों करोड़ों लोग चाहे किसी धर्म के हों मत्था टेकते हों और एक सूफी संत के रूप में उन्होंने ये किया है, तो वहाँ पर ये समझना होगा कि क्या वाकई वहाँ पर मंदिर था। यदि मंदिर था उसके ऊपर दरगाह बनाई गई है तो उसके पीछे मंशा क्या रही होगी। इसी बात की जानकारी कोर्ट जानने का प्रयास करेगा। बिल्कुल ठीक है। आप में से कई मेहमान कुछ कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले विकास जी अपनी बात जल्दी से रखिएगा, उसके बाद योगी मनीष जी आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, इसके बाद आपके पास आ रही हूँ। बाकी लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, प्लीज रेज योर हैंड। सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आस्था, तो श्रीमान जी आस्था सबका पर्सनल प्रैक्टिस करने का जो है वो राइट संविधान देता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे ये पूछा वो चादर में जो बेचते हैं उसमें उनकी आस्था है या नहीं है? अभी तो ज्ञान दे रहे थे, बीच में बोल गए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने मुझे भी डिस्टर्ब किया था, मैं भी आपको उसका आपकी भाषा में ही समझा रहा हूँ। अब इनको म्यूट करिए ना मैडम आप भी। तो मेरी बात सुनिए, सबसे पहले तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो सभी लोगों की आस्था का सम्मान वो करते हैं। ये बढ़िया कहा इन्होंने कि नरेंद्र मोदी जी जो है उनके लिए भी चादर विश्वास है। और नहीं, आपने कहा था, मैंने उसको दोहराया है। मेरी ऐसी कोई राय नहीं है, उठते हैं क्योंकि मेरी ऐसी कोई राय नहीं है। वहाँ एक इतना बड़ा परिसर है जिसमें संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं, जिसमें सैकड़ों खंबे हैं, और उसके लिए कहा जाता है कि उसको महज 2.5 दिन में मुगल बादशाह के द्वारा बनवा दिया गया। तो अजमेर में ये सवाल उठना लाजमी है। वहां आप जाएंगे, वहां आपकी टीम जाके सर्वे करेगी तो इतिहास में बताया जाता है कि वो 2.5 दिन का झोपड़ा पहले सरस्वती कंठाभरण नाम से संस्कृत की विख्यात विश्वविद्यालय हुआ करता था, लेकिन वहां 2.5 दिन का झोपड़ा और बोला 2.5 दिन में बन गया, जो मैं मानता हूं कि कई सालों में नहीं बन सकता। तो वहां होता है। दूसरी बात श्रीमान जी, लोग मन तब कर पाते हैं अपने हिस्से के न्याय का जब उनको लगता है कि वो सुरक्षित है। आप बताइए ये कैसे सिद्ध हो जाता है? कोई सैकड़ों साल से कहीं पर किसी का कब्जा रहा, आज एक व्यक्ति आता है और वो कहता है साहब यहाँ पर इस जगह पर खोद के देख लो, हो सकता है मेरी चीज मिल जाए, तब तो आप मानोगे कि हमारी चीज। अरे भैया इसमें क्या आपत्ति है? आप बताइए ना। उन्होंने यही तो कहा है, सर्वे हो जाए। भारतीय जनता पार्टी ने देश का माहौल के लिए जिम्मा ले रखा है। आज माहौल की अगर कोई माहौल बिगड़ता है उसके लिए आप बराबर के उत्तरदायी हैं। करवाए ना सरतन से जुदा, करवाए ना कश्मीरी पंडितों का कत्ल, और अब यूपी में उसमें आपका ही रोल निकला है। उसमें जो कन्हैयालाल मास्टर साहब के साथ में जो घटना हुई थी वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं। ये शायद आपको जानकारी में नहीं है, ये आपकी जानकारी में नहीं है। आप अपना इतिहास भी देख लिए भारतीय जनता पार्टी का। याचिका किसी तीसरे व्यक्ति ने लगाई, हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने याचिका लगाई। आप झगड़ा कर रहे हैं पक्ष और विपक्ष, ये बात करने की बजाय कि वो एक ऐसी दरगाह है जिसका 800 साल का इतिहास है, आज तक सवाल नहीं उठे। 800 साल बहुत होते हैं सर, 800 साल बहुत होते हैं, इसको समझने की कोशिश करिए। और आज आ रहा है ये विषय तो कोई मना नहीं कर रहा है कि सर्वेक्षण ना हो, करिए, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इतने वक्त बाद क्यों और ये क्या मैसेज जाने की कोशिश है। हम इस विषय पर हैं। ये पक्षकार को पूछिए पहले तो आप, और दूसरा मैं बता देता हूँ, सैकड़ों सालों तक मुगलों का शासन रहा, फिर अंग्रेजों का रहा, और फिर एक पार्टी का रहा जिसमें तुष्टीकरण की नीतियां हमेशा से जो है वो हमें करते हैं। बस आप ये आपका आधार है, ये आपको इसी बात को लेकर आप चलिए। योगी मनीष जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रख लीजिए क्योंकि समय हो गया। ठीक है, हिंदू मुसलमान के अलावा प्रियदर्शी जी और विकास जी झगड़ा मत करिए सर प्लीज। वैसे ही हाँ, इस बात में दो बात हम रखना चाहेंगे सबके सामने। देश जो है अपने हिस्से का, हम रोकते क्या उसको? हाँ जी ठीक है। विकास जी हिंदू धर्मगुरु को बोल लेने दीजिए सर प्लीज। हाँ योगी मनीष जी, सनातन का देश है, ये सनातन का मतलब है सबका मंगल करने वाला, सर्व मंगलकारी। ये देश है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात, एक मिनट मेरी बात सुनिएगा, ये देश सबका मंगल चाहने वाला है। इनको चुप कीजिए प्लीज। विकास जी प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हिंदू धर्मगुरु उन्हें बोलने दीजिए सर, समय हो गया है प्लीज। एक सेकंड लूंगा मैडम। विकास जी 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। अरे सर 1 मिनट आप रुकिए ना प्लीज। सर रिक्वेस्ट करिए ना, आपको तो मैं कब से समय दे रही हूँ, वो हिंदू धर्मगुरु है, वो बहुत देर से समय मांग रहे हैं। खत्म कर देते, इतनी देर में खत्म कर देता। सरकार का ये काम है कि किसी को बात दायर करने से रोकते। आप बताइए सर। मैं आपको एक बात बोलूं, हम में से कोई भी ये नहीं कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है या करवा रही। किसी ने कहा कांग्रेस यदि कोई बात कह रही है वो कांग्रेस का व्यक्तिगत में, मैंने या बाकी पैनलिस्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा है, मैंने कहा, तो आप क्यों अपने ऊपर ये सारी चीजें ले रहे हैं? हम तो एक चर्चा कर रहे हैं जो दरगाह पर बात आई है। योगी जी प्लीज जल्दी से बोलिए।
योगी मनीष जो जी पूरे प्लीज। दुनिया के अंदर पे काम करती है। तो लेकिन ये समझना पड़ेगा इस देश के ऊपर कई बार आक्रमण हुए हैं, या विदेशियों ने करे हैं, या यहाँ जो है मुसलमानों के आक्रमण यहाँ पर हुए तब सत्ता उन्होंने ली, या अंग्रेजों के आक्रमण हुए सत्ता उन्होंने ली, लेकिन उन गलतियों को सुधारा गया। तो गुलामी के जो प्रतीक हैं, यदि वो प्रतीकों की स्पष्टता होती है तो निश्चित रूप से जब एक बच्चा गलती कॉपी में कर देता है तो उसको भी मिटाकर वापस सही करने का उसको अधिकार है। इसी प्रकार यदि ये बात यहाँ पर सामने आ रही है तो मुझे लगता है मुस्लिम समुदाय भाइयों को इसमें बड़ा दिल रखना चाहिए और इस गलती को सुधारने के लिए राष्ट्रवाद के साथ में खड़ा होना चाहिए, भारत के साथ में खड़ा होना चाहिए, हिंदू सनातन संस्कृति के साथ में खड़ा होना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये इसके अंदर ये बात है। जहां तक हम बात करें, जब ये देश का बंटवारा हुआ था, जो जिस आधार के ऊपर ये बंटवारा हुआ था, तो उठा के देखिए भारत के संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के संविधान के अंदर जाएंगे तो तीसरा जो चरण होता है उसके अंदर भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण वहां पर विराजमान है। जब चौथे अध्याय से पहले जाएंगे तो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण गीता का ज्ञान देने वाले हैं। तो उसी समय जब देश का जब ये हुआ था, आज ये हिंदू धर्म की बात करने के पर योगी मनीष जी, मैं आपकी बात का पूरा सम्मान करती हूँ। मैं आपकी किसी बात को इंटरप्ट भी करना नहीं चाह रही थी, लेकिन जब संविधान का जिक्र निकला तो मैं बोलने पे मजबूर हो जाऊंगी। अभी 2 दिन पहले ही मैं संविधान पे पूरा संविधान लेकर बैठी थी, तो संविधान में भी क्या क्या है, क्या प्रारूप निहित है और वर्तमान में क्या बिल्कुल वैसा ही चल रहा है, हमको ये भी सोचने का एक विषय है। तो हमें देखना पड़ेगा बाबा साहब जो कह के गए हैं क्या वो इंप्लीमेंट हो रहा है आज, ये समझिएगा। मैं आपकी बात का पूरा सम्मान करती हूं, लेकिन क्या हम उस नक्शे कदम पर हैं, तो हमें यह भी देखना पड़ेगा। तो जो था, जो वो कितना इंप्लीमेंट हो रहा है, जो बातें थी, मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं है, बात है उस दरगाह की जिस पर करोड़ों लोगों की आस्था है, 800 साल का इतिहास है। बिल्कुल सर्वेक्षण करवाइए, वो तो खुद भी सूफी कौसर जी ने इस बात को रखा कि करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अचानक से इतने वक्त बाद ये चीजें आना, 1911 की किताब का जिक्र आना, पक्षकार उन लोगों को नहीं बनाया गया जो उसके वंशज हैं, क्यों? तो ये पहलू भी एक चर्चा का विषय है। खैर ठीक है, ये आने वाले, क्योंकि मामला अब कोर्ट के अधीन है, देखिए वहां से क्या निर्णय आता है। समय बहुत ज्यादा हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अजमेर दरगाह पर कोहराम, अदालत से सर्वेक्षण का फरमान, इंतजार सिर्फ उस दिन का करना है जब ये सर्वेक्षण को लेकर अगली जो सुनवाई होनी है कोर्ट की तरफ से आएगी, उसके क्या क्या पहलू हैं, कोर्ट ने उस किताब के आधार पर जो सबूत रखे गए हैं वो क्या उस पर स्टैंड लेती हैं और क्या चीजें निकल कर आती हैं, उसके बाद ही कोई टिप्पणी करना मुझे लगता है उचित होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।